इस देश में किसी भी बड़ी वारदात के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा जाएगा। इतना बड़ा आतंकवादी हमला पहलगाम में हो गया, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा गया? क्या यह सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की क्या जिम्मेदारी है, अजीत डोभाल की क्या जिम्मेदारी है? और अब दिल्ली में इतना बड़ा धमाका, देश के गृह मंत्री से एक सवाल नहीं, जबकि यह इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। दोस्तों, इधर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, करीब 12 लोग मार दिए गए, 20 से ज्यादा घायल अस्पताल में पड़े हुए हैं। और उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए भूटान चले गए हैं। जहां पर हमारे देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई एंड फॉर वंस हमारे देश की मीडिया को एक्चुअल रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, क्या हुआ, कैसे हुआ एंड कैसे हम लोग आगे आने वाले टाइम में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये सब चीजों को छोड़कर ये लोग टीआरपी फार्मिंग करने में जुटे हुए थे एंड टीआरपी फार्मिंग के चक्कर में सारे प्रोटोकॉल्स को इन लोगों ने तोड़ दिया। एनडीटीवी जो आजकल टीआरपी फार्मिंग में सबसे आगे रहता है, उसके कई जर्नलिस्ट यहां पर पहुंचे धमाके की साइड पे एंड एक वाइपर को लहराने का काम कर रहे थे। वो वाइपर जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता था इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस देश में किसी भी बड़ी वारदात के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा जाएगा। इतना बड़ा आतंकवादी हमला पहलगाम में हो गया, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा गया? क्या यह सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की क्या जिम्मेदारी है, अजीत डोभाल की क्या जिम्मेदारी है? और अब दिल्ली में इतना बड़ा धमाका, देश के गृह मंत्री से एक सवाल नहीं, जबकि यह इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। जिस नंबर उमर की बात की जा रही है, जो इस वक्त यहां इस कार में दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि उसका लिंक फरीदाबाद मॉड्यूल से है। सरल शब्दों में कहा जाए, फरीदाबाद में 2900 अमोनियम नाइट्रेट पहुंचता है। मकसद था दिल्ली और आसपास के इलाकों में बड़े आतंकवादी हमले करवाना। और सबसे बड़ी बात, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में कैसे पहुंचा, इसको लेकर कोई सवाल नहीं। यह अपने आप में बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है और ये एक एक करके सामने उभर कर आती है। याद कीजिएगा, धारा 370 जब हटा दी गई थी, जब पूरा कश्मीर ब्लैकआउट में था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वहां के मजदूरों को मारा जा रहा था आतंकवादियों द्वारा, पंडितों को फिर से पलायन करना पड़ा था। यह सब हो रहा था। आप सबकी याददाश्त कमजोर है, मगर इसी मंच पर मैंने वो मुद्दा उठाया था। मणिपुर भूल गए आप लोग? मणिपुर में कितने हालात खराब थे, उसको लेकर कितने लोगों ने सवाल किया, बताइए। क्या देश के गृह मंत्री को कटघरे में रखा गया? सबसे बड़ी बात, पहलगाम हो जाता है। कोई नहीं जानता कि पहलगाम जहां तमाम टूरिस्ट थे, वहां से सुरक्षा को क्यों हटाया गया। कोई नहीं जानता। यह सवाल कोई नहीं कर रहा देश के गृह मंत्री से। और यह तमाम घटनाएं एक के बाद एक के बाद एक लगातार दोहराई जाती हैं। दिल्ली में दंगे हो गए, 70 लोग मारे गए। क्यों हुए ये दंगे? भारतीय जनता पार्टी का यह नेता कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में कह रहा था उस वक्त कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है, हम वापस जा रहे हैं, कल हमें पुलिस भी नहीं रोक पाएगी। दिल्ली की एक निचली अदालत ने कहा था कि इनके खिलाफ केस चलाया जाए, मगर दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया रहस्यमय तरीके से, जबकि यह व्यक्ति खुलकर धमकी दे रहा था। आज यह दिल्ली सरकार में मंत्री है, विधायक है। क्या सिर्फ इसलिए बच गया ये क्योंकि इसका लिंक भाजपा से है? ये सवाल किए जाएंगे दोस्तों, मगर उससे पहले आपके सामने एक ऐसी तस्वीर जो बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही भूटान के दौरे पर निकल गए। ये देखिए, उनके स्वागत में तस्वीरें आ रही हैं भूटान से। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री का ये वीडियो है जब वो जाने वाले थे, जब वो विमान को बोर्ड कर रहे थे, सवार हो रहे थे विमान पर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को दिल्ली के लाल किले नहीं आना चाहिए? क्या बहुत जरूरी था भूटान जाना? यानी कि प्रधानमंत्री, इतने दिनों तक तो आप बिहार में रैलीज कर रहे थे और दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो जाता है, भूटान चले जाते हैं। यहां देखिए, भूटान में उनका स्वागत हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संवेदनहीनता की अति नहीं है तो क्या है? क्या प्रधानमंत्री को भूटान जाना चाहिए था? इस तरह से उनका स्वागत किया जाना चाहिए था? यह मत भूलिए दोस्तों, क्या हुआ था याद है आपको? जब पहलगाम हमला हुआ था, प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा को रद्द करते हैं, वापस आते हैं। आपको याद है गोदी मीडिया ने क्या कहा था? गोदी मीडिया ने कहा था, वाह क्या प्रधानमंत्री हैं, देश में आतंकवादी हमला होता है और वापस आ जाते हैं। अब वही गोदी मीडिया क्या कह रहा है कि सीखो प्रधानमंत्री से, आतंकवादी हमला हो गया मगर उन्होंने साबित कर दिया कि हमारी रफ्तार नहीं रुकेगी, और प्रधानमंत्री देखिए भूटान चले गए। क्या कोई यह सवाल उठा रहा है? क्या यह जायज है? मोदी जी और उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी घुसपैठिया बिहार में खोज रही थी और वो इनके सिरहाने बैठे हुए। फरीदाबाद से दिल्ली तक घुसता हुआ मोदी शाह की नाक के नीचे आकर बैठा हुआ था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी घुसपैठियों की छोड़ी हुई हवा सांस में घुसेड़ रहे थे और उन्हें हवा तक नहीं थी। भारत का सुरक्षा सलाहकार एक नकली जेम्स बॉन्ड है जो राजनीतिक प्रवचन देता फिरता है। अमित शाह को इतिहास सबसे निकम्मे गृह मंत्री के तौर पर याद करेगा। पहलगाम से पुलवामा और दिल्ली तक नरेंद्र मोदी की छाती पर चढ़कर
गरबा करते हैं आतंकवादी। बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में धमाका होता है, दिल्ली के दिल में धमाका होता है, यह कहना चाहिए। पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह पर तिरंगा फहराकर देश के सुरक्षित हाथों में होने की लफ्फाजियां करते हैं, उस जगह पर धमाका होता है। इस धमाके का संदेश बहुत बड़ा है। यह धमाका मोदी के सीने पर हुआ है। यह सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकबाल को चुनौती है। इस धमाके में लोगों के बदन के ही चीथड़े नहीं उड़े हैं। इसने राष्ट्रवाद के नाम पर चलाए जा रहे मार देंगे, ठोक देंगे, घर में घुसकर मारेंगे और चुन चुन कर मारेंगे जैसी मक्कारियों के परखच्चे उड़ा दिए। आप कह सकते हैं कि ब्लास्ट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनाब यह विशुद्ध राजनीति। धमाके के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी एक शोक संवेदना का ट्वीट जारी करके छुट्टी पा लेते हैं। एक आतंकी घटना पर पूरी कांग्रेसी सरकार को सवालों के तीरों से बींध देने वाले नरेंद्र मोदी के सीने पर ब्लास्ट होता है और चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। दोस्तों, इधर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, करीब 12 लोग मार दिए गए, 20 से ज्यादा घायल अस्पताल में पड़े हुए हैं। और उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए भूटान चले गए हैं। दिल्ली का धमाका इतना बड़ा था कि पास में वीडियो शूट कर रहे नौजवानों का कैमरा तक हिल गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है पेड़ भी कांपता हुआ दिखा, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ उस कार की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। ये कार सफेद रंग की दिखाई दे रही है, Hyundai की i20 कार है। इसकी बाकी की डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज और भी मिला है जिसमें लोग ब्लास्ट के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, देश के गृह मंत्रालय को अब ऑफिशियली विधानसभा चुनाव प्रचार समिति की पूरी जिम्मेदारी भाजपा के छोटे नेताओं से अपने कंधे पर ले लेना चाहिए। गृह मंत्री को देश से ज्यादा विधानसभा चुनाव की चिंता रहती है, इससे उनकी इस चिंता का भी निवारण हो जाएगा। देखिए, किसी भी देश में फुल टाइम गृह मंत्री होता है ना, गृह मंत्री की देश के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं भाई, कुछ जवाबदेही होती है। लेकिन भारत के गृह मंत्री की ना तो कोई जवाबदेही है ना जिम्मेदारी है। पुलवामा, पहलगाम और अब दिल्ली में धमाके हो रहे हैं। शाम को 6:52 पर धमाका हुआ। सुबह 10 बजे तक ये मालूम ही नहीं चल सका कि यह आतंकवादी धमाका था, यह बारूदी धमाका था या फिर किसी और तरीके से यह विस्फोट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये गौर करके रखिएगा। सरकार ने किसी भी आतंकी हमले का जवाब उसी भाषा में देने के लिए प्रॉमिस किया है। यह आतंकवादी घटना है, इसे 15 घंटे में अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका है। 15 घंटे में चुनाव पलट देने वाले ये लोग 15 घंटे में ये नहीं पता चला पा रहे हैं कि आखिर कार में धमाका सीएनजी, पीएनजी से हुआ या फिर बारूद से हुआ। दिल्ली में जिस जगह पर धमाका हुआ वो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास है। कार में सोमवार शाम 6:52 बजे धमाका हुआ। इसमें 2 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस धमाके में 24 लोग घायल हैं। अब बात तफसील से उस कार की कर लेते हैं जिसमें ब्लास्ट हुआ। दोस्तों, ब्लास्ट से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें एक सफेद i20 कार पार्किंग से निकलती हुई दिख रही है। इसमें आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर के होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। क्या उमर भी ब्लास्ट में मारा गया? ये जानकारी अभी नहीं है। कार में सवार 3 लोग कौन थे, इसका जवाब नहीं है। अगर ये फिदाइन हमला है, 3 फिदाइन जान देने के लिए एक कार में क्यों थे, इसका जवाब मिलना बाकी है। पुलिस अभी हवा में ही तीर चला रही है। देश की बाकी सुरक्षा एजेंसियों की तरह दिल्ली की पुलिस भी अमित शाह के ही अंडर आती है, लेकिन बाकी सब की तरह दिल्ली पुलिस को भी अभी कुछ भी नहीं मिला। अभी कुछ और दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चला करके 2900 किलो विस्फोटक यानी अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। पुलवामा में 300 किलो विस्फोटक घूमता रहा, किसी को कुछ मालूम नहीं चला। देश में हरियाणा से लखनऊ तक विस्फोटक कहां से आ रहा है? क्या गृह मंत्रालय के पास कोई जवाब है? नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी तक इतना मालूम है कि दिल्ली में विस्फोट हुआ है, लोग मारे गए हैं। किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा, अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे, और अब दिल्ली में ये बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है, कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री है। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए।
लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। जहां पर हमारे देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई एंड फॉर वंस हमारे देश की मीडिया को एक्चुअल रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, क्या हुआ, कैसे हुआ एंड कैसे हम लोग आगे आने वाले टाइम में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये सब चीजों को छोड़कर ये लोग टीआरपी फार्मिंग करने में जुटे हुए थे एंड टीआरपी फार्मिंग के चक्कर में सारे प्रोटोकॉल्स को इन लोगों ने तोड़ दिया। एनडीटीवी जो आजकल टीआरपी फार्मिंग में सबसे आगे रहता है, उसके कई जर्नलिस्ट यहां पर पहुंचे धमाके की साइड पे एंड एक वाइपर को लहराने का काम कर रहे थे। वो वाइपर जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता था इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको ये लोग लहरा रहे थे एंड बकायदा खुद यहां पर बता रहे हैं कि वाइपर के ऊपर एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं। अरे अगर एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं तो आखिरकार तुम्हारे हाथ में वाइपर क्या कर रहा है? ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाइपर है, ये वाइपर है गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। अब ये चमकीली चीजें और जो काला काला ही निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है। इस वाइपर में विस्फोटक का अंश हो सकता है, खुद ही ये लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने हाथ में ये लोग वाइपर को लेके यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी तक देश की सरकार ये नहीं बता पाई है कि आखिरकार ये धमाका किस वजह से हुआ, रीजन क्या था, कौन से एक्सप्लोसिव यहाँ पर यूज हुए हैं। ये सब चीजों के इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली यहाँ पर चल रही होगी, लेकिन एनडीटीवी के रिपोर्टर्स के हाथ में एक वाइपर है जिसपे एक्सप्लोसिव लगे हैं। एनडीटीवी के हाथ में वो क्यों है? इतनी घटिया लेवल की रिपोर्टिंग यहाँ पर करी गई है। अपने स्क्रीन पर देखो, जी न्यूज, लाल किले के पास दूसरा भीषण धमाका, मची अफरा तफरी। पर एक ही टाइम पर धमाका हुआ, लेकिन इन्होंने दूसरा धमाका भी यहाँ पर कहीं से बना के निकाल लिया है और अफरा तफरी भी मचा दी है। सिर्फ टीआरपीस के लिए किसी भी हद तक ये लोग गिर जाने को तैयार है। आगे दिखाना चाहता हूं दिल्ली धमाके में जैश ए मोहम्मद का साथ। सरकार ने अभी तक इस मैटर के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन ये इन सालों को सब कुछ पता चल चुका है कि किसका हाथ है धमाके के पीछे, किसका साथ है। लाल किले धमाके का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, एक्शन में सेना के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आई। हाफिज सईद के ऊपर अभी कोई इंफॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आई। हो सकता है उसका हाथ हो सकता है उसका हाथ ना हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सरकार ये जानकारी देगी, लेकिन ये लोग कहां से निकाल करके लेकर आ रहे हैं सूचना? सुरेश चौहान के इनका चैनल और 4 हाथ आगे पहुंच चुके हैं। पूरी न्यूज में बताया जा रहा है कि लाल किले के पास धमाका हुआ, लेकिन सुरेश चौहान के और उनका चैनल ये कह रहे हैं कि लाल किले के पास नहीं हुआ। लाल किला नहीं, मंदिर था ब्लास्ट के निशाने पर।